क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां रूस, अमेरिका और चीन। जहां हम एक तरफ कहते हैं, हम मानते हैं, पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन तब भी इसको क्यों इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय। चीन तो उसके साथ बिल्कुल जिगरी दोस्त के तौर पे खड़ा है, रूस भी उसके साथ इंक्लाइंड है, अमेरिका तो हमने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप के एक साल के कार्यकाल में कितनी बार उसने पाकिस्तान की प्रशंसा की है। तो अगर हम कोई सोच रहा है कि जी ये जितने खाड़ी के देश हैं सारे ईरान के बिल्कुल नफरत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पूरी बाजी पलट जाएगी ईरान के फेवर में जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ईरान ने तो विजेता होकर निकलना है। क्योंकि जितने इस्लामिक देश हैं मिडल ईस्ट के, सारी अच्छी तरह जान गए हैं कि ईरान में बहुत ताकत है। बेशक वो सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक तौर पे उस तरह बाहुबली ना हो जिस तरह अमरीका और इसराइल है, लेकिन वो भी बहुत पलटवार जवाब दे रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि अंदर से ये सारे मिडल ईस्ट के देश जानते हैं कि पलड़ा कहाँ जा रहा है, झुकाव किस तरफ है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये एक मूल सवाल है। नहीं, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां रूस, अमेरिका और चीन। तो पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरेबिया की मदद की हो ना हो, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कुछ किया ना हो, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ। जब अगला मौका आएगा ऋण लेने का, ये तीनों महाशक्तियां फिर पाकिस्तान का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान को फिर अरबों डॉलर ऋण मिल जाएगा। पाकिस्तान जानता है लेकिन जता नहीं रहा है। रंजीत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा भी आंकलन नहीं है, पाकिस्तान एक सड़ा हुआ देश है जिसके अंदर ना कोई ढंग की नीति है, नीयत बिल्कुल खराब है। लेकिन तब भी इसके बावजूद तीनों महाशक्तियां इसके साथ हैं, क्योंकि तीनों महाशक्तियों को पाकिस्तान से फायदा है किसी ना किसी रूप में। तो दोनों के अपने अपने जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले साल जब सिंदूर हुआ, उसके बाद एक महीने तक भारत के 7 डेलीगेशंस, जिनमें 59 सदस्य थे, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया। 7 डेलीगेशन 59 देशों मेंबर्स के 33 देशों में घूम रहे थे। उसी एक महीने में पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक से। और ये तीनों अर्थव्यवस्था जो संगठन है, इनमें ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के, अमेरिका, रूस और चीन। और बाकी जो उसके सदस्य हैं, ये तीनों अर्थव्यवस्था वाली संगठनों के, वो G20 के सदस्य हैं। और G20 का शिखर सम्मेलन भारत ने अक्टूबर 2023 में किया था, जहां पे हमने 4,000 करोड़ रुपए मेहमान नवाजी में खर्च किए। ये सदस्य आए, खान मार्केट में कॉफी पी, दिल्ली हाट में चाट पापड़ी पकोड़े खाए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया, पाकिस्तान के लिए वोट किया। जहां हम एक तरफ कहते हैं, हम मानते हैं, पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन तब भी इसको क्यों इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय। कि फटीचर होने के बाद भी फर्राटे से दौड़ रहा है वो अमेरिका, चीन और रूस के पैसे पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपना। उसके लिए मलाई मिल रही है, खा रहा है। कल क्या होगा भविष्य को लेके वो चिंतित नहीं है, वर्तमान उसका मौज में है। सोडी साहब, एक चीज आ रही है, ईरान ने अजरबैजान के नख्चिवन हवाई अड्डे पे ड्रोन हमला किया और उसके बाद उसने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी और रियाद पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब को ये पाकिस्तान तो घाघ और मक्कार चतुर तो है ही, और चीन और अमेरिका जैसे जिसके गुरु हों, रूस जैसे जिसके गुरु हों, सलाहकार हों, वो मात क्यों खाएगा? अपनी उसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके जो विश्व की महाशक्तियां तीन हैं वो तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग देते हैं। तो ये सऊदी अरब जब मुसीबत में है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और संधि इनकी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक दूसरे की मदद करने के लिए मुसीबत में, युद्ध के टाइम पे। चाहे अजरबैजान है, चाहे सऊदी अरेबिया है, इन पे जो ईरान ने हमले किए, यही दो देश नहीं, खाड़ी के जितने देश हैं जिन पे ईरान ने हमले किए, दिल से वो जानते हैं कि ईरान उनके खिलाफ नहीं, ईरान सिर्फ अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। तो अगर हम कोई सोच रहा है कि जी ये जितने खाड़ी के देश हैं सारे ईरान के बिल्कुल नफरत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पूरी बाजी पलट जाएगी ईरान के फेवर में जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ईरान ने तो विजेता होकर निकलना है। मैंने इस पे लेख भी लिखा था, जो पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था,
ईरान उसमें पायरिक विक्ट्री थी, उसकी एक सैनिक भाषा होती है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है बेशक एक देश का नुकसान ज्यादा हो लेकिन युद्ध में विजयी वो होता है। पिछले साल भी हालांकि ज्यादा सैनिक ईरान के मरे थे, ज्यादा बिल्डिंग ईरान की बर्बाद हुई थी, लेकिन जीता ईरान था। उसे पायरिक विक्ट्री कहते हैं। इस साल भी इस युद्ध में जब भी खत्म होगा जीतेगा ईरान। पायरिक विक्ट्री ईरान की होगी। पिछले साल जो युद्ध हुआ वो सिर्फ इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में सीमित था। अमेरिका के बीच में भी नहीं, वो तो एक एक फर्जरी हमले हुए थे, बाकी तो इसराइल और ईरान की 12 दिन का युद्ध था। इस बारी तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पे हमला किया है। जब ये युद्ध खत्म होगा मिडिल ईस्ट देशों को ऑलरेडी एक चीज उनके जहन में आ रही है कि हमने पिछले दशकों में इतने अरबों डॉलर खर्च किए अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही वो छाता फट गया। तो हमने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। इस युद्ध के बाद ईरान मिडल ईस्ट में और ताकतवर होकर निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है और कम हो जाएगी, और इसराइल के लिए और दिक्कतें होंगी। मिडल ईस्ट के जो देश हैं वो ईरान के कोई नफरत में नहीं है, उन्हें पता है ये सारा युद्ध किसके लिए हो रहा है, अमेरिका की वजह से। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक सांसदों को के साथ जब वो गोल्फ खेल रहे थे मार लगो अपने गोल्फ रिजॉर्ट में, वो उन्होंने कह दिया कि युद्ध मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, इसे मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो युद्ध तो खत्म होने के स्टेजेस पे कब हो हमें पता नहीं, लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है। तो अगर वो लंबा नहीं खींचना चाहता, वो ये भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का फ्रंटेज बढ़े, क्योंकि नुकसान तो ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में इस युद्ध से पहले 28 फरवरी से पहले जो तेल था उसकी कीमत वहां पे $1.5 प्रति गैलन थी, और आज तेल वहां $5 प्रति गैलन हो गया। तो आप समझ सकते हैं वहां पे तेल की किल्लत है, लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई हैं। तेल जो मिल रहा है बड़ी देर के बाद मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है। तो अमेरिका के अंदर तो किल्लतें शुरू हो गई हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है, सब बातें बाद में निकल के आएंगी, अभी सब कुछ कहना। लेकिन एक चीज तो है, क्या पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बना होगा सर? अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखें, उस पर जो डिप्लोमेटिक प्रेशर हो कोई भी हो, उस पर ग्रे लिस्ट पे हो, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट पे हो, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है जब तक उसे तीनों महाशक्तियां पैसे दे रही हैं। चीन तो उसके साथ बिल्कुल जिगरी दोस्त के तौर पे खड़ा है, रूस भी उसके साथ इंक्लाइंड है, अमेरिका तो हमने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल के कार्यकाल में कितनी बार उसने पाकिस्तान की प्रशंसा की है। इसराइल अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को करता है, ये भी सबको पता है। ईरान को हमेशा से डर रहा है कि अजरबैजान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल इसराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए दे सकता है या करा सकता है। और इसी डर के साथ ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन पर ड्रोन हमले कर दिए, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड होने की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें। अजरबैजान ने इराक को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ये सब अजरबैजान की जो उछल कूद है, ये कहां खड़ी होती नजर आ रही है आपको आगे 1 हफ्ते बाद ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के बीच में? देखिए मेरे को तो जब तक ये जंग चलेगी, बेशक एक दिन और चले या एक महीना और चले, मेरे को कोई भी इस्लामिक देश ईरान के ऊपर हमला करता हुआ नहीं दिख रहा है। जो कर रहा है वो अमेरिका, इसराइल कर रहे हैं। क्योंकि जितने इस्लामिक देश हैं मिडल ईस्ट के, सारी अच्छी तरह जान गए हैं कि ईरान में बहुत ताकत है। बेशक वो सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक तौर पे उस तरह बहुबली ना हो जिस तरह अमेरिका और इसराइल है, लेकिन वो भी बहुत पलटवार जवाब दे रहा है। और सबको पता है जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ ईरान मिडल ईस्ट में और ताकतवर बन के निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है वो बहुत गिर जाएगी, और इसराइल के लिए मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। तो आज युद्ध का 11वां दिन है। ईरान ने कई देशों पे हमले किए हैं, किसी देश ने अपनी सेना को ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि अंदर से ये सारे मिडल ईस्ट के देश जानते हैं कि पलड़ा कहाँ जा रहा है, झुकाव किस तरफ है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो देश भी चाहते हैं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कि ईरान जो कर रहा है उनके अपने जमीन पे, यानी कि इन 7-8 देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें जहां जहां जो बेस हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनको तबाह किया ईरान ने। तो वो भी चाहते हैं कि भैया तू कर ले इनको तबाह, हम उससे, अमेरिका से तो नहीं लड़ सकते उसकी दादागिरी से, लेकिन तू खत्म कर ले। देश हैं ये छोटे छोटे देश हैं, ओमान, कतार, ये बहुत छोटे देश हैं ईरान के कंपैरिजन में। इनकी सेनाएं कुछ 100 हजारों की है। ये अगर मोर्चा भी खुलवाते हैं तो कितना कर पाएंगे? उनके पास वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं जो ईरान के पास है। हालांकि अमेरिका इसराइल के पास तो ईरान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जब ईरान अमेरिका और इसराइल को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या इन छोटे देशों की सेनाओं को छोड़ेगा? तो ये जो छोटे मोटे देश हैं मिडल ईस्ट के, कोई जंग में नहीं आए, अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। जो अमेरिका कर रहा है करने दो,
और अंदर से बल्कि खुश भी हों कि अच्छा, अमेरिका का बैंड बज रहा है। जो दशकों से हमने इन्हें अरबों डॉलर दिए, जिसका अमेरिका ने हमारा अच्छा बेवकूफ बनाया, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला का छाता पहले दिन ही फट गया, तो उससे क्या क्या फायदा मिडिल ईस्ट के देशों को। बल्कि इस युद्ध के बाद तो ये देश और ईरान को और इज्जत से देखेंगे, क्योंकि ईरान जिस तरह से ताकतवर निकल रहा है, अब अब मिडिल ईस्ट के देश जान चुके हैं कि पलड़ा किस तरह भारी है। तो वो अंदर से खुश होंगे, चलो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद कुछ कर नहीं सकते। और ये जो देश हैं, या कोई भी आदमी होता है, वो आगे की देखता है। वर्तमान तो निकल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों निकल जाएगा, लेकिन आगे क्या है मेरे लिए। तो उस नजरिए से हम देखें तो ये डेफिनेटली ये पूरी इनकी सोची समझी रणनीति है।